सर नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं? फाइन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे प्रिय मित्रों, मैं जिस शख्स से रूबरू करा रहा हूँ ये हैं श्रीमान जसकरण कठेरिया जी। श्रीमान जसकरण कठेरिया जी सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इटावा लोकसभा से अपनी पार्टी जिससे प्रदेश अध्यक्ष है उसके आप प्रत्याशी भी हैं और आज की तारीख में इन्होंने अपने क्षेत्र में जिसे बोलते इटावा लोकसभा इतना भ्रमण किया हुआ है कि गांव-गांव इनकी चर्चा हो रही। कठेरिया जी, मैं नहीं जानता कि हो सकता है कि आज ही रात को आचार संहिता लग जाए या कल लग जाए। चुनाव के मुहाने पे देश खड़ा है, आचार संहिता के मुहाने पे देश खड़ा है। सारी पार्टियां कमर कस के अपने अपने तीर तरकस से निकाल के जंगे मैदान में लक्ष्य भेदने के लिए आतुर हैं। ईमानदारी से आपने अपने क्षेत्र में क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा किया, क्या ऐसा समझा जिससे आपको ये लगता है कि 2024 में पार्लियामेंट इटावा जसकरण कठेरिया होंगे? टेल मी राइट नाउ मिस्टर कठेरिया जी। देखिए, जनता जिन उम्मीदों के साथ में वोट देती है, चुनाव के बाद में जनता के भावनाओं के अनुसार लोगों ने काम नहीं किया है। आज भी लोकसभा इटावा में जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके बीच में चुने हुए प्रतिनिधि बहुत कम जाते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो मिलने के लिए भी समय निकाल के कभी आते हैं तो भी नहीं मिल पाते हैं और चुने हुए लोग गरीब पब्लिक के बीच में नहीं जा पाते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि अक्सर क्षेत्र में मैं जब जाता हूँ तो लोगों की यही शिकायत है कि साहब हम लोगों के यहाँ ये कार्य नहीं हुआ, हमको ये नहीं मिला, हमसे हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हम जिनको वोट देते हैं वो हमसे लोग मिलते नहीं हैं। ज़्यादातर इस तरीके की बातें जनता के द्वारा सामने निकल के आ रही हैं। श्रीमान जी कठेरिया जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल बनता है। इंडिया की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्टेट और सेंटर दोनों में है। 4 बार की रूलिंग पार्टी समाजवादी पार्टी यहाँ से मैं समझता हूँ कि पैदा हुई है इटावा लोकसभा से। यहाँ कांग्रेस का अलायंस हो गया है तो मैं समझता हूँ कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। ऐसे में जहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करके समाजवादी पार्टी और यहाँ बहुजन समाज पार्टी, ये सभी जब अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो कौन सी स्ट्रेटजी के साथ, किस युक्ति के साथ, किस मंत्र के साथ साधना करके आप इनको परास्त करके विनर कैंडिडेट बनके देश की सबसे बड़ी लोकसभा में आप पहुंचेंगे? देखिए, सर्वजन सुखाय पार्टी को आप ये मानते हैं, अगर लोग ये आकलन करते हैं कि चूंकि सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना अभी हुई है, लेकिन सर्वजन सुखाय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव प्रसाद यादव जी इसी इटावा लोकसभा में लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं और बहुत ही कम मतों से वो चुनाव हारे थे। 2007 में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के विधानसभा का जब चुनाव हुआ, उस समय चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय शिव प्रसाद जी जब इस यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए तो पूरे प्रदेश में क्षेत्र के नेताओं की बात छोड़िए, ये आकलन भेजा गया कि अब ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो शिव प्रसाद यादव को चुनाव हरा सके। तो समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी 2007 में चुनाव लड़े और भरतना की जनता ने, लोकसभा इटावा के क्षेत्र की भरतना की जनता ने इतना माननीय शिव प्रसाद जी को प्यार दिया कि 19 राउंडों में समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव हारते रहे। चूँकि सपा सरकार थी, सरकार के बलबूते पर बहुत 2-4 हज़ार मतों से वो चुनाव हराए गए। एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोकसभा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और मैंने भी एक लंबे समय बहुजन
पार्टी में कई पदों पे काम किया है। मैं इसी क्षेत्र पे जिला प्रभारी रहा हूँ, इसी लोकसभा का प्रभारी रहा हूँ। लंबे समय से मैं कानपुर मंडल का कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसमें मैंने इटावा और रैया कानपुर देहात को बड़े नज़दीक से बूथ से लेकर के और सेक्टर विधानसभा का संगठन काम किया है। मैं कोई परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मैं चुनाव आज से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 20 साल से इस क्षेत्र की जनता के बीच में उनके सुख दुख में रहता हूँ और जनता चाहती है कि अब हमारे बीच में कोई ऐसा प्रत्याशी चुनाव जीते जो हमारे सुख दुख में रहता हो। सर, शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है। मिस्टर कठेरिया जी, एक सवाल है। प्रत्येक पार्टी का चुनाव में एक एजेंडा होता है कि वो एक एजेंडा लेके जाती है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। आप अगर चुनाव में जा रहे हैं तो जनता के बीच में आप क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं, ये बताइए। मेरा प्रमुख एजेंडा ये है कि देश में शोषित, पीड़ित, हकबंचित, शोषित समाज के साथ जब से देश की स्वाधीनता के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, देश में प्रथम चुनाव से लेकर के अब तक की जो सरकारें बनी, उन्होंने इस देश में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ और हकबंचितों के साथ जो न्याय होना चाहिए था, वो आज तक उनको वो हक नहीं मिले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान, भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की दी, वो केवल 10 वर्ष की दी थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन क्या कारण है कि इस देश में लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, लंबे समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन देश में आज भी शोषितों को, वंचितों को, हकवंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को वो हक नहीं मिले हैं जिससे देश में सत्तामूलक समाज बन सकता है। आज वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, छोटे छोटे व्यापारियों के विरोध में है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पेंशन के विरोधी में। आज देश का किसान, जो भारत किसान के रूप में जाना जाता है, भारतीय व्यवस्था में किसान की सबसे अहम भूमिका है, जो हमारा अन्नदाता है, वो अन्नदाता आज सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण आज सड़कों पर खुले आसमान के नीचे मर रहा है और उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। किसान अपनी फसल का मूल्य मांग रहे हैं। हमारी फसल का जो MSP है वो मिलना चाहिए, तो किसानों को अपनी जायज़ मांगों के बदले में बर्बरता के साथ उनके साथ अन्याय होता है, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। सर, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कह रहे हैं कि महंगाई है और मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों को सम्मान निधि 2000 रुपये, साल में 6000 रुपये मिलते हैं, 2000 रुपये किस्त, उसका मैं भी चश्मदीद हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे खाते में पहुँची है। जिनके सर पे छत नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजनाएं मिल रही हैं। लोगों को 5 किलो अनाज प्रत्येक यूनिट पे मिल रहा है, जो राशन कार्ड उपभोक्ता हैं उसका फ़ायदा ले रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को सिलेंडर सस्ता मिल रहा है। ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जो लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। किसानों की बात करें तो किसानों के हित में तो उन्होंने बिल ही अपना वापस ले लिया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आपको क्या लग रहा है जो वहाँ पे बैठे हैं बॉर्डर पे वो किसान है? किसान तो अपना आलू खोद रहा होगा, अपनी फसल देख रहा होगा। वो तो राजनेता हैं, वो तो किसान की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए अगर मैं गलत हूँ तो। देखिए, किसानों की बात करने वाले लोगों को राजनेता कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि किसानों के बेटे ही बॉर्डर पे जाकर के किसानों की बात करते हैं। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है, जिन्होंने मजदूर और किसान के बेटों को शिक्षा के माध्यम से इस लायक बना दिया। ये अधिकार जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिए, इसी कारण से आज गरीब और किसान मजदूर का बेटा अपनी बात को कहने का हक रखता है। जो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो राजनेता नहीं है, वो किसान के बेटे हैं। उन्होंने किसानी की है, खेती की है, हल चलाए हैं। इतना है कि भारत की तरक्की में किसान जो है अपना पैदावार करके अच्छा कमाई करके ट्रैक्टर ले लिया है।
वहाँ कोई भी नेता नहीं है। नेता की बात तो इसलिए कही जाती है कि जो इस देश में सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको नेता बताया जाएगा, उसको सरकार का विरोधी बताया जाएगा। सवाल इस बात का पैदा होता है, अगर आप महंगाई की बात करेंगे, किसान निधि की बात करेंगे, सम्मान निधि की बात करेंगे। सम्मान निधि किसानों को 2,000 रुपये मिलती है। एक किसान साल में 10 बोरी डीएपी खेत में डालता है। जो डीएपी 700 रुपये की, 800 रुपये की मिल रही थी महंगाई में भी, वो डीएपी आज 1,400 रुपये की है। अगर वो साल में 10 बोरी डीएपी डालता है तो 6,000 रुपये उसको अलग से देना पड़ता है। यूरिया का दाम ज़्यादा देना पड़ता है। जो सिलेंडर 300 रुपये का था, वो सिलेंडर का दाम आज 1,000 रुपये तब है जब सरकार 200 रुपये कम करके वाहवाही लूट रही है, तो आज उसको 700 रुपये पर सिलेंडर ज़्यादा देना पड़ता है। कौन सी चीज़ है? भारत में ये पहली सरकार है जिसने दाल पर, आटा पर, चावल पर, यानी खाने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगाया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हीरे का टैक्स इस देश में 3% है। हीरा कितने लोग पहनते हैं? गरीब, किसान, मजदूर, छोटी छोटी नौकरी करने वालों वहाँ क्या हीरा पहने जाते हैं? इस देश में हीरा पहनने वालों को 3% का टैक्स देना पड़ता है, और जो गरीब आटा लेकर के मोल लाता है, खाने की चीज़ें लाता है, उस पर जीएसटी का 18% है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, सच्चाई में अमीरों की सरकार है। मैं इसे करेक्ट करूं, मैं देश में ये पहली सरकार है जिसने विपक्ष के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को, विपक्ष के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। ये पहली सरकार है जिसने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। ये पहली सरकार है जिसने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। ये पहली सरकार है, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का, जिसने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया। मैं कैसे मान लूँ किसान विरोधी सरकार है? देखिए, माननीय कर्पूरी साहब को, माननीय चौधरी चरण सिंह साहब को, जितने महापुरुषों को ये सम्मान मिला है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ये इन लोगों को देश में कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? फिर नहीं, ये कांग्रेस ने जो 60 साल राज किया है, ये कांग्रेस भी तो दे सकती थी। चौधरी चरण सिंह जी को या कर्पूरी साहब को कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को तो भारत रत्न मिल गया था ना, तो चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं दिया गया? बाद में देखिए, बीजेपी कांग्रेस कोई अलग पार्टियां नहीं है। जो लोग बीजेपी में छोड़ते हैं वो कांग्रेस में चले जाते हैं, जो कांग्रेस छोड़ते हैं बीजेपी में चले जाते हैं। आप कहेंगे इनकी बात, देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इतना काम किया, गरीबों के लिए, स्वस्थों के लिए, पीड़ितों के लिए, सब समाज की, भारत में रहने वाली सभी वर्ग की, महिला वर्ग के लिए, नारी समाज के लिए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं सम्मान मिला। ये कब मिला? सच्चाई तो ये है कि ये सम्मान तब मिला जब मानवर काशीराम साहब जी की पार्टी यानी बीएसपी बन गई। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने नारा दिया, उन्होंने मांग रखी, और मांग के बाद में तब परम पूज्य बाबा साहब को मिला भारत रत्न। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को, कर्पूरी ठाकुर साहब को, जितने महापुरुषों को मिला है, इनका मैं स्वागत करता हूँ। ये चूंकि महापुरुषों को मिलना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर काम चुनाव से पहले होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जिन लोगों को सम्मान दिया है, जिन महापुरुषों को आपने भारत का रत्न दिया है, लेकिन देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में अगर शोषितों का, पिछड़ों का, गरीबों का और उन वर्गों का जिन्हें कोई पूछता नहीं था, उन दलों के लिए मानवर काशीराम साहब ने काम किया, आपने काशीराम साहब को क्यों नहीं दिया? ये केवल सोची समझी चाल है, और ये चुनावी एक मुद्दा है। चुनाव से पहले ही हर काम बीजेपी करती है। चुनाव से पहले गैस सिलेंडर का रेट कम होता है, चुनाव से पहले भारत रत्न दिया जाता है, चुनाव से पहले ही हर काम होता है। ये केवल भारत में एक ऐसी व्यवस्था है, जब जब देश में चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव मिलना चाहिए। जो महापुरुष, जो हमारे लोगों ने संघर्ष किया है, आज कर्पूरी ठाकुर साहब को तब मिला है जब बरसें गुजर गई, बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी चुनावी के दृष्टिकोण से दिया गया है, तो मानवर काशीराम साहब को क्यों नहीं दिया? देना चाहिए। ये चुनावी मुद्दे हैं, ये किसानों के मुद्दे नहीं है। अगर किसानों के मुद्दे हैं तो डीएपी 700 रुपये की हो जाए, सिलेंडर 300 रुपये का हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, एक अमीर का बेटा, शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप राशन फ्री देते हैं, बीजेपी राशन फ्री देती है, आप गरीबों के 5-5 बीघे के पट्टे क्यों नहीं कर देते? आप कब्जे के आधार पर उनके 122 B4 में पट्टे क्यों नहीं कर देते? जो भूमिहीन है,
अगर उनको 5 बीघा ज़मीन दे दी जाए तो गरीब का बेटा 5 किलो नहीं, वो साल में 5 कुंटल 10 कुंटल अनाज पैदा कर लेगा। हजारों लाखों बीघा ज़मीन जिस पे भूमाफियों के कब्जे हैं, जब लोग उसके तमाम, आप देखिए आदिवासी क्षेत्रों में जो वनों की ज़मीन है, जो यहाँ तमाम ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उनके पट्टे क्यों नहीं हो रहे हैं? एक अभियान क्यों नहीं चलाया जाता है? कायदे में सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको हम 5-5 बीघे के पट्टे दे करके, जिससे वो आदमी अपना कमाएगा, वो 5 किलो नहीं, वो साल में 10 कुंटल पैदा कर लेगा। ऐसा पूर्व सरकारों ने कहीं किया भी है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। समाज शिक्षा करनी चाहिए। गरीब के बच्चे का, अमीर के बच्चे का एक स्कूल होना चाहिए। अगर किसी का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो वो क्यों राशन चाहेगा? जो फ्री मिलना चाहिए। इस देश में गरीब समाज को, किसान को, मजदूर को, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, जो सरकार नहीं देना चाहती है। और उसका कारण ये है कि अगर आदमी पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करेगा, जवाब करेगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि किसान और मजदूरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। ये केवल राशन देने की बात, और ये राशन आज मिल रहा है, जब राशन बंद कर देंगे तब क्या होगा? सर, आपने जो शिवा राठौर को अपने बेशकीमती समय में से समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको होली की, आपको, आपकी पार्टी को, आपकी मित्र मंडली को, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।